नमस्कार। 8 तारीख को शाम में जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर अपने मंच पर खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तमाम समर्थकों, कार्यकर्ताओं और पूरे देश को यह बता रहे थे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को पूरे तरीके से जनता ने स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्य जो कि देश की तरक्की के लिए हैं, उसे अप्रिशिएट किया है और हरियाणा का मतदान, जम्मू कश्मीर का मतदान इसे प्रदर्शित करता है। तो उस वक्त आप यह सोच रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हरियाणा के चुनाव उनके पक्ष में नहीं आए होते तो ऐसा बोल पाते। लेकिन इसका मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव गढ़ा था कि हरियाणा में कांग्रेस एक करप्ट पार्टी के तौर पर है, हरियाणा को तोड़ना चाहती है, एक परिवार के डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करना चाहती है, यह कमोबेश सही होता दिखाई दिया है। अब इसके ठीक उलट 8 तारीख को सुबह 9:30 बजे के बाद से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के संबंध में राहुल गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया है। क्या मतलब निकाला जाए इसका? क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर राहुल गांधी की या कांग्रेस की कोई खास बड़ी टिप्पणी नहीं हो सकती? मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात नहीं कर रहा। आज जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें एक बात स्पष्ट है, हरियाणा में आज जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है वो उसके पहले टर्म यानी कि 2014 से भी कहीं बेहतर है। वोट शेयर बढ़ा है, सीट्स बढ़ी हैं, यानी कि तीसरे टर्म के लिए ज्यादा बड़ा मैंडेट है। जब आप जम्मू क्षेत्र की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के मुकाबले कहीं बेहतर प्रदर्शन सामने रखा है। लेकिन जब आप कांग्रेस की स्थिति देखते हैं तो जम्मू के क्षेत्र में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली साहब, बाकी सीट कश्मीर में मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के लिए जम्मू का क्षेत्र इसलिए छोड़ा था ताकि कांग्रेस एंटी बीजेपी वोट सेंटिमेंट को इनकैश करते हुए जम्मू के क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर ज्यादा बड़ी टैली सामने रख सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं साहब। तो अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? सबसे पहले तो इसका सीधा असर पड़ने जा रहा है आने वाले महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार के चुनाव पर, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने अब सवाल उठाए हैं चुनाव के बाद हरियाणा के मतगणना को लेकर, उसके बाद तो ऐसा लगने लगा है कि यह हताशा से भरी कांग्रेस है। जरा सोचिए, आज से पहले कभी भी 100 वोट के मार्जिन से भी अगर कोई उम्मीदवार चुनाव हारता था तो यह नहीं कहा जाता था कि चुनाव आयोग की काउंटिंग प्रोसेस में गड़बड़ी है। कांग्रेस ने इस बार क्या दलील सामने रखी है? जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने यह बातें सामने रखी कि ईवीएम की बैटरी गड़बड़ थी, जिसकी वजह से यह प्रदर्शित होता है कि उसके जो आंकड़े आ रहे थे कि कुछ ना कुछ चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है। और यह सिर्फ हरियाणा में हुआ, जम्मू में नहीं हुआ, कश्मीर में नहीं हुआ, लोकसभा के चुनाव में नहीं हुआ। इतना ज्यादा अविश्वास चुनाव आयोग की प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर प्रकट कर राहुल गांधी और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, और यह बचाव बहुत ही निम्न स्तर का है। जनता इसे बहुत अच्छे तरीके से देख रही है और समझ भी रही है। तो आइए अब बात करते हैं हरियाणा के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक नई ऊर्जा के साथ पा रही है, इसका कहां और क्या असर होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजनीति अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब को सामने रखती है। 288 विधानसभा की सीटें हैं, 6 बड़ी पार्टियां हैं जो 2 खेमों में बटी हुई हैं और एक दूसरे से परस्पर विरोध के साथ साथ खेमा विरोध भी है। यानी कि इससे अच्छी शतरंज की बिसात राजनीति की किसी भी राज्य में नहीं हो सकती। अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें महायुक्ति, जो कि इंडिया अलायंस जिसे कहते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधानसभा की सीटें हैं, शिवसेना शिंदे ग्रुप के पास 39 विधानसभा की सीटें हैं और एनसीपी अजीत पवार के पास 41 विधानसभा की सीटें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दशहरा के मौके पर महायुक्ति अपने 235 उम्मीदवारों के नामों को घोषित करने जा रही है। और अभी तक जो प्रस्तावित आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसके आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि 150 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के होंगे,
70 से 80 उम्मीदवार शिवसेना शिंदे के होंगे और 50 के आसपास के उम्मीदवार एनसीपी अजित पवार के होंगे। कुछ सीटें छोड़ी गई हैं, वो खास करके उन एम्बेडकराइट पार्टीज के लिए जिनका दलित समर्थन भारतीय जनता पार्टी कंबाइन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा के चुनाव के समय जो परिस्थितियां थीं वो आज भी वैसे ही मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो हरियाणा के नतीजे आने से पहले तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पीछे चल रहा था और उस बैकफुट पर था। फार्मर डिस्ट्रेस बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में भी वैसा ही है जैसा कि हरियाणा में। बेरोजगारी महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा है हरियाणा की तर्ज पर। महंगाई, खास करके जब आप किसानों की बात करते हैं और किसान संबंधी महंगाई की बात करते हैं और उसके साथ साथ लोगों की परचेजिंग पावर की बात करते हैं, महाराष्ट्र में बहुत खल रहा है। एमएसपी इसे लेकर महाराष्ट्र में एक अलग ही राजनीति चल रही है और कांग्रेस ने इसे जबरदस्त तरीके से भुनाया 2024 के लोकसभा के चुनाव में। और उसके साथ साथ कास्ट सर्वे एक ऐसा मुद्दा रहा जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस कंबाइन के लिए एक ट्रंप का कार्ड सामने आया, ट्रंप कार्ड के तौर पर सामने आया। लेकिन ये तमाम मुद्दे जो कि हरियाणा में भी मौजूद थे, कांग्रेस को वहां पर बढ़त नहीं दिला पाए। यानी कि इन तमाम मुद्दों पर महाराष्ट्र में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता हो सकता है कि आसान हो। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में कुछ और मुद्दे हैं जो बहुत हावी हैं, जैसा कि मराठा सम्मान को लेकर, जो कि फडणवीस की सरकार जब थी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की, उस वक्त मराठा सम्मान को लेकर जो ठेस पहुंची थी, मराठा प्राइड जिसे हम कहते हैं, वो अपने आप में आज भी एक ज्वलंत मुद्दा है महाराष्ट्र में। दलित आज भी पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर आश्वस्त नहीं है। कांग्रेस एनसीपी के साथ उनका जुड़ाव ज्यादा है। मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर लोकसभा के चुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए मतदान किया। क्या ये पैटर्न्स बदल सकते हैं विधानसभा के चुनाव में? क्या हरियाणा की जीत के बाद एक नई रणनीति और राजनीति दिखाई दे सकती है? मुझे लगता है कि हां, एक नई रणनीति अब आपको देखने को मिलेगी। और यह रणनीति इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी एक नई ऊर्जा के साथ महाराष्ट्र में काम करेगी। आइए, इससे पहले कि हम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात करें, मैं जरा महाविकास अघाड़ी की बात कर लेता हूं। कांग्रेस लेड अलायंस 288 सीटों में से 44 सीटें आज कांग्रेस के पास हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास 17, एनसीपी शरद पवार के पास 12 सीटें हैं। इस पूरे अलायंस में जोड़तोड़ लगातार चल रहा है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बातचीत चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि दशहरा के आसपास एमवीए भी अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जल्द ही जारी कर देगा। वक्त भी नहीं है क्योंकि मुश्किल से 10 दिन में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कर ही देगा। ऐसे में कैंडिडेट्स फाइनलाइज करना एक मजबूरी भी है। लेकिन क्या कांग्रेस ने महायुक्ति की तरह अपने अलायंस को एक शेप देने में बड़ी भूमिका निभाई है? यहीं से फर्क शुरू हो जाता है साहब। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जीत और कांग्रेस को मिली बढ़त के हिसाब से अपने आप को बड़ा भाई मानना शुरू कर दिया। लोकसभा के चुनाव को अगर आप असेंबली के रिजल्ट्स पर एक्सट्रापोलेट कर लें तो 131 विधानसभा की सीटें लोकसभा के चुनाव के आधार पर कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 10 या उसके आसपास सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इस नए समीकरण के साथ कांग्रेस अपने गठजोड़ को लेकर आगे बढ़ रही है और अपने आप को बड़े भाई के तौर पर प्रस्तुत कर रही है। शायद यही वजह है कि 8 तारीख के हरियाणा के नतीजों के सामने आने से पहले ही शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस और एनसीपी तय कर दे कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जब नतीजे सामने आ गए तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की स्पोक्स पर्सन प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि राज्यसभा की सांसद भी हैं, उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने आमने सामने की लड़ाई लड़ती है तो फिर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है।
कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को मात नहीं दे पाती है। ऐसे में कांग्रेस को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक कमजोर नहीं बल्कि मजबूत अलायंस कैसे खड़ा करे। अब आप देख रहे हैं ना, जैसे ही हरियाणा का नतीजा सामने आया, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत करने लगे हैं और अब कांग्रेस को यह सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि क्या महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अपने बड़बोलेपन को नियंत्रित करेंगे? क्या वो अपने सहयोगियों को एकजुट रख पाएंगे? अम्बेडकराइट पार्टी इसके साथ अलायंस एमवीए कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? जिस दलित वोट के आधार पर बड़े पैमाने पर कांग्रेस को लोकसभा के चुनाव में बढ़त मिली थी, वो दलित वोट क्या कांग्रेस के साथ रह पाएगा या बट जाएगा और फिर महायुति के पास पहुंच जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो आज कांग्रेस के सामने मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस के पूरे खेमे में चुप्पी और सन्नाटा है, क्योंकि हरियाणा ने बोलती बंद कर दी है। और यहीं पर आप देखिए किस तरीके से कास्ट कॉम्बिनेशन को महाराष्ट्र में खड़ा करने की जुगत में लगी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से एक बहुत बड़ी जीत मिली है। हरियाणा में जो कास्ट कॉम्बिनेशन एंटी जाट फॉर्मुलेशन बीजेपी ने खड़ा किया, यह अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जिसकी वजह से हरियाणा में बीजेपी का प्रदर्शन कहीं बेहतर हुआ। और यही कास्ट कॉम्बिनेशन का मास्टर स्ट्रोक मुझे ऐसा लगता है कि अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी इफेक्टिवली सामने लाने की कोशिश करेगी, जिसमें ओबीसी को एक साथ रखने की कोशिश की जाएगी, दलित वोट में एक सेंध लगाने की कोशिश की जाएगी और मुसलमान वोट बैंक को काउंटर करने के लिए अपर कास्ट को अपने साथ रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इन सब के ऊपर जो रेवड़ी स्कीम है साहब, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और रेवड़ी ऑफर करने में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस कहीं पीछे रह जाती है। और वो इसलिए क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल के शासन का एक बड़ा बैकग्राउंड है। जी हां, ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम समझने को तैयार नहीं होते। आप देखिए, महायुति ने चुनाव से ठीक पहले महिलाओं और लड़कियों के लिए जो बेनिफिट स्कीम थी, उसकी पहली किश्त जारी कर दी। लोगों की जेब में पैसा पहुंच गया, ठीक वैसे ही जैसे 2019 में किसान सम्मान निधि की पहली किस्त चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी कर दी थी। 2000 रुपए हर किसान के अकाउंट में पहुंच गया था। जेब में पैसे होना तो आकर्षण खुद ही बढ़ जाता है। और इसके आसपास नौकरियों का प्रलोभन, पब्लिक सेक्टर का रिवैम्प, जातीय आधार पर लोगों को सही सहूलियत देना और मराठा अस्मिता को लेकर अपने आप को शिवाजी के प्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत करना, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहीं पीछे नहीं छोड़ने वाली है। और कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एनसीपी को मेहनत करनी पड़ेगी, शिवसेना उद्धव ठाकरे को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस ग्राउंड पर आकर महायुति से मुकाबला करने में। क्योंकि जनाब, सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है, जब आपके पास जेब में पैसे पहुंच रहे होते हैं तो वो आपके होते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां जब उसका ऐलान करती हैं तो उसकी उम्मीद होती है। जो आ रहा है उससे उम्मीद अगर बहुत बड़ी हो तब तो उम्मीद ठीक है, नहीं तो जो आ रहा है वही बेहतर है। और यही रेवड़ी स्कीम की सबसे बड़ी खासियत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका प्रमाण हमने देखा बिहार में। बिहार की विधानसभा के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को शिकस्त मिल सकती है। हुआ क्या? उत्तर प्रदेश में सब किसी ने सोचा कि नहीं रिपीट हो पाएगी योगी की सरकार। कार्यकुशलता के अलावा रेवड़ी स्कीम ने बहुत बड़ा योगदान यहां पर दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की रेवड़ी स्कीम के सामने भारतीय जनता पार्टी के तमाम वायदे बेकार निकले, क्योंकि महिलाओं को जेब में पैसे मिल रहे थे ममता सरकार से। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में भी तो यही स्थिति थी। रेवड़ी से मिल रहे पैसे लोगों के लिए भी भारी पड़ रहे थे, और खास करके नॉन जाट ओबीसी पॉपुलेशन के लिए और दलित आबादी के लिए। ठीक ऐसा बड़े पैमाने पर अब आपको महाराष्ट्र में भी होता दिखाई देगा। आज कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी एग्जिस्टेंशियल चुनौती है। लोकसभा के चुनाव में 99 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस को ऐसा लगने लगा था कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व खत्म हो रहा है
और 2009 जैसी परिस्थितियां 2024 में क्रिएट हो रही हैं, जहां मनमोहन सरकार के खिलाफ लोगों के दिल में खला पैदा होने लगी थी, ठीक वैसे ही अब मोदी सरकार के खिलाफ लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करने लगेंगे। लेकिन कांग्रेस भूल जाती है अपने ही इतिहास को। लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को क्या शिकस्त दी, क्या कोई इसे भूल सकता है? देखिए, एक नई बीजेपी है, ये एक नई ऊर्जा के साथ कमती है। आरएसएस का समर्थन बड़े पैमाने पर 2024 के लोकसभा के चुनाव में इसलिए नहीं मिल पाया था क्योंकि कार्यकर्ता थोड़े विमुख हो रहे थे बीजेपी के नेताओं के एरोगेंस की वजह से। आज भारतीय जनता पार्टी, जिसके चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रणनीतिकार के तौर पर अमित शाह, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम अन्य नेता इंक्लूडिंग जेपी नड्डा, और अब धर्मेंद्र प्रधान भी इसमें जुड़ गए हैं। ऐसे कई नेताओं के नाम मैं ले सकता हूं। पन्ना प्रमुख की स्ट्रैटेजी, बेसिक कोर इलेक्शन मैनेजमेंट और उसके साथ साथ आरएसएस की बैकिंग, महाराष्ट्र की हिस्ट्री को एक बार फिर से लिखने के लिए नई ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी तैयार है। लेकिन विपक्ष के खेमे में जो ऊहापोह दिखाई दे रही है, वो बताने के लिए अपने आप में काफी है कि एक हार ने, एक हरियाणा ने कांग्रेस की कमर तोड़ दी है और अब कांग्रेस को 0 से नहीं, -100 से मेहनत करनी पड़ेगी महाराष्ट्र में। झारखंड के बारे में बात करें, करते हैं साहब अगले एपिसोड में, क्योंकि झारखंड अपने आप में एक अलग कहानी है। वहां पर बॉलीवुड का पूरा ट्विस्ट है साहब। वहां पर हिंदुत्व की एक नई बयार है, मुसलमानों के खिलाफ एक आवाज है, रेवड़ी पॉलिटिक्स है, ट्राइबल पॉलिटिक्स है। तो झारखंड अगले एपिसोड में जरूर देखिएगा।